जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज हो गया फ्रेंड्स 15 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी इतिहास में घटनाएं हमारे आज के दिन भी घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए 2-4 पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करते हैं, देन हम करते हैं हमारी होम साइंस की जो सीरीज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे तो 15 जून 1762 यानी कि 15 जून 1762 में ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? आज के ही दिन 15 जून 1762 में। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो 15 जून 1908 यानी कि 15 जून 1908 में कोलकाता शेयर बाजार की शुरुआत हुई। कोलकाता शेयर बाजार की शुरुआत कब हुई? 15 जून 1908 में। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे तो 15 जून 1905 में भारत के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म हुआ। तो भारत के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म कब हुआ? तो 15 जून 1908 को। और देख लेते हैं आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 15 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 15 जून को हर साल विश्व पवन दिवस अर्थात वर्ल्ड विंड डे के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज के ही दिन वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम 2 डेज सेलिब्रेट से बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है तो आज के दिन हम हर साल विश्व पवन दिवस और वरिष्ठ नागरिका दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस अर्थात वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की सीरीज की तरफ। जैसा कि आप सभी जान ही रहे कि हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 10 कंप्लीट हो भी गया है और हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जा करके जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप प्ले लिस्ट से जाके देख के अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें थोड़ा कर लिया, इम्पॉर्टेंट थी, कुछ फालतू की बातें तो हम करते नहीं हैं। मॉर्निंग में थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के थ्रू अगर क्लास हमारी स्टार्ट होती है तो थोड़ा हमें इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में ना, इसीलिए 2-4 पॉइंट्स हिस्ट्री कवर कर लेते हैं और कुछ अपने सीरीज़ के बारे में बातें कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा हमने आपको बताया हम कर रहे हैं क्लास 11th, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, जिसमें करेंगे हम उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बाल्य अवस्था के अंतर्गत ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इट मीन्स सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत ये टॉपिक हमारा है? तो ये है हमारा बाल्य अवस्था के बारे में। तो इसमें हम पूरा पढ़ने क्या वाले, एक बार पूरा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो उत्तरजीविता का अर्थ हम देखेंगे, अर्थात सर्वाइवल होता क्या है, वृद्धि और विकास क्या है, विभिन्न चरणों में विकास किस तरीके से होता है, भाषा का विकास किस तरीके से होता है, और संज्ञानात्मक विकास क्या है, किस तरीके से होता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं इस अध्याय के माध्यम से। उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास अर्थात सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और मैं भी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने का। देखते हैं उत्तरजीविता का अर्थ अर्थात सर्वाइवल है क्या। तो उत्तरजीविता का अर्थ जीवित बने रहना। ध्यान दीजिएगा, उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल है क्या। तो उत्तरजीविता का अर्थ क्या होता है? जीवित बने रहना तथा मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहना।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवन बनाए रखने की स्थिति ही क्या है, उत्तरजीविता कहलाती है। तो ये हमने देख लिया उत्तरजीविता क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है तथा उनकी उचित देखभाल व बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया से रक्षा की जाती है, तो वे बच्चे स्वस्थ तथा बुनियादी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। वह बच्चे जिनमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है या संक्रमण से ग्रस्त बच्चों की उत्तरजीविता के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता है। निम्न आय वाले परिवार में बच्चों के जीवित रहने की समस्या सबसे प्रमुख है। जिसकी आय यानी कि जिनका रोजगार बहुत कम है, उन परिवार में बच्चों के जीवित रहने की समस्या बहुत ही प्रमुख है। ऐसे परिवारों के बच्चों को अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उचित मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान कर सकें। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तपेदिक, काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो तथा टिटनेस आदि रोगों से प्रतिरक्षा करना आवश्यक है। मलेरिया, न्यूमोनिया जैसे रोग ही बच्चों के जीवन के लिए खतरा हैं। अब देख लेते हैं बाल मृत्यु दर। तो वर्ष 2019 में ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 के यूनिसेफ केडी डेमोग्राफिक इंडिकेटर भारत, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 के यूनिसेफ केडी डेमोग्राफिक इंडिकेटर भारत के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में 34.3 बच्चों की मृत्यु अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है। यानी कि 5 साल पूरा होने से पहले ही 34.3 बच्चों की मृत्यु अपने जन्मदिन पर हो जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में लगभग इनमें से, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में लगभग 8,24,448, जिनमें कि 3,99,431 लड़कियां और 4,25,017 लड़के जो होते हैं, बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही हो जाती है। आपको समझ में आया। जो बाल मृत्यु दर है वर्ष 2019 यूनिसेफ केडी अर्थात डेमोग्राफिक इंडिकेटर भारत के आंकड़ों के अनुसार प्रति 10,000 बच्चे जो है पैदा होते हैं, जीवित बच्चे पैदा हुए, जिसमें से कि 34.3% बच्चों यानी कि 8,24,448, पूरे में 34.3 का मतलब क्या है, 8,24,448, जिनमें कि 3,99,431 लड़कियां और 4,25,017 लड़के जो बच्चे होते हैं, इनकी मृत्यु 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही हो जाती है। 1,77,300 बच्चों की मृत्यु अतिसार से हुई है। ये आंकड़े क्या कहते हैं कि 1,77,000 यानी कि 1,77,300 बच्चों की मृत्यु किस वजह से हुई है, तो अतिसार की वजह से इनकी मृत्यु हुई, जिनकी आयु 5 वर्ष से कम थी। अन्य देशों की तुलना में अतिसार से होने वाले बच्चों की मृत्यु में भारत प्रथम स्थान पर है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो भारत जो है अतिसार से होने वाले बच्चों की मृत्यु के आंकड़े में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। फिर देख लेते हैं बाल मृत्यु दर को कम करने के उपाय। बाल मृत्यु दर आपने देख लिया। बाल मृत्यु दर के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्ष 2019 के यूनिसेफ केडी डेमोग्राफिक इंडिकेटर भारत के आंकड़ों के अनुसार प्रति 10,000 जीवित बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में 34.3 यानी कि 8,24,448 बच्चे 5 साल पूरा होने से मर जाते हैं, जिनमें से कि 3,99,431 लड़कियों की संख्या है और 4,25,017 लड़कों की संख्या, और इनमें से 1,77,000 यानी कि 1,77,300 बच्चों की मृत्यु किस कारण से हुई है, वो हुई फ्रेंड्स अतिसार के कारण। तो अन्य देशों की तुलना में हम कह सकते हैं कि अतिसार से होने वाले बच्चों की मृत्यु में भारत जो है प्रथम स्थान पर है, जो कि एक चिंता का विषय। ये हमने देखा बाल मृत्यु दर के बारे में। आई होप आपको इनसे रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
अब देखते हैं बाल मृत्यु दर को हम कम कैसे कर सकते हैं। हमने बाल मृत्यु दर तो देख लिया, बट हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो बाल मृत्यु दर को कम करने के उपाय निम्न है। कौन कौन से? नंबर 1 है लड़कियों और माताओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 2 आय में वृद्धि करें, यानी कि रोजगार पैदा करें। नंबर 3 जन स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाए। नंबर 4 है जीवन स्तर में उन्नयन किया जाए। नंबर 5 बाल विवाह का प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि बाल विवाह को रोका जाए, उस पर रोक लगाया जाए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र व प्रसूति गृह की स्थापना की जाए। तो इन सारे पॉइंट्स को अपना करके बाल मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये बाल मृत्यु दर और उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी हमने अभी पॉइंट्स पढ़े वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है। दूसरा टॉपिक वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्यतः वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वृद्धि से तात्पर्य आकार या मात्रा में परिवर्तन से है, अर्थात भौतिक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन में वृद्धि। विकास का संबंध गुणवत्ता से है, यानी कि जो हमारी वृद्धि है वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव है, और हमारा विकास क्या है, वो क्वालिटेटिव है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। विकास मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव व गुणात्मक क्वालिटेटिव दोनों रूप में होता है। जो हमारा विकास डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है, उसको हम गिन भी सकते हैं, और वो क्वालिटेटिव भी होता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करता है। वृद्धि शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। कई लोग होते हैं जिनका जो विकास बहुत तेजी से हो जाता है, यानी कि उनमें समझदारी बहुत जल्दी आ जाती है, बट उनकी वृद्धि जो होती है वो काफ़ी लेट होती, बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसकी 2 सप्ताह के बाद ही बच्चे की वृद्धि जो है वो प्रारंभ हो जाती है, और 20 वर्ष की उम्र के आसपास तक समाप्त हो जाती है। यानी कि बच्चे की वृद्धि कब से प्रारंभ होती है? बच्चा गर्भ में जब होता है तो 2 सप्ताह के बाद उसकी वृद्धि प्रारंभ होती है, और 20 वर्ष की उम्र के बाद यानी कि उसके आसपास आप कह सकते हो उसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शिशु के आकार में वृद्धि के साथ साथ शरीर के अंगों के रूप और उनकी कार्यप्रणाली अर्थात संरचना में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार शिशु अपना सिर उठाना शुरू करता है, फिर पीठ के बल लेट जाता है, और फिर बैठ जाता है, फिर रेंगता है अर्थात क्रॉलिंग करता है, चलता है, और फिर दौड़ता है। ये सभी परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुणात्मक परिवर्तन के भीतर परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कब तक होती है? जब तक बालक परिपक्व नहीं हो जाता उसी अवस्था तक वृद्धि सीमित होती है। जैसा कि हमने देखा 20 साल की उम्र के आसपास तक ही वृद्धि होती है। तो आप कह सकते हैं वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो जब तक हम जीते हैं तब तक डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती रहती, विकास कभी रुकता नहीं है। तो जो विकास है हमारा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु प्रयत्न मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति ही क्या है? विकास कहलाती है। ये परिवर्तन विकासोन्मुख और क्रमागत होते हैं तथा लंबी अवधि तक चलते रहते हैं। यह विकासोन्मुख परिवर्तन बच्चों के कौशल को अधिक दक्ष और परिष्कृत करता है। तो ये हमने देख लिया, वृद्धि और विकास पढ़ लिया। वृद्धि और विकास क्या है? विकास का क्षेत्र देख लेते हैं। तो विकास के क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है शारीरिक विकास अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट।
इसके अंतर्गत बालक की भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, तो बालक की भ्रूण, जब बालक एक भ्रूण होता है यानी कि माँ के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में होता है, तब से लेकर बाल्यावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उनके कारणों को ढूंढा जाता है तथा उनका निराकरण किया जाता है। दूसरा है क्रियात्मक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण से है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बढ़ता है। शारीरिक विकास शरीर को विकसित करता है, जबकि क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास शरीर को सहज, नियंत्रित एवं प्रभावी ढंग से विकसित करता है। क्रियात्मक विकास दो प्रकार, स्थूल क्रियात्मक विकास एवं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक विकास के दो प्रकार होते हैं। कौन से? स्थूल क्रियात्मक विकास एवं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब स्थूल क्रियात्मक विकास क्या है देख लेते हैं। इससे तात्पर्य शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे कंधे, जांघों, ऊपरी बांह, निचली बांह, पेट और पीठ की मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है। इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हम बैठने, झुकने, चलने और अपने पूरे हाथों को मिलाने में सक्षम हो पाते हैं। इसी को स्थूल क्रियात्मक विकास अर्थात शरीर की बड़ी मांसपेशियों से इसका मतलब है, बड़ी मांसपेशियों से इसका अभिप्राय है। दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। इससे तात्पर्य शरीर की सूक्ष्म पेशियां अर्थात जो छोटी होती है, जैसे कलाई, अंगुलियां या अंगूठे की पेशियों पर नियंत्रण से। इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हम लिखने, पुस्तक के पन्ने पलटने, सिलाई करने तथा बुनाई करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये हमने देख लिया शारीरिक विकास। दूसरा क्रियात्मक, जिसमें हमने दो प्रकार का देखा, स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। नंबर 3 जो हमारा विकास का क्षेत्र है वो क्या है? संवेदनात्मक। ध्यान दीजिएगा, संवेदनात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या होता है? संवेदी विकास से तात्पर्य दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद की संवेदी क्षमताओं के विकास से। शिशु में जन्म से ही संवेदी क्षमताएं विकसित होती है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत एवं विकसित होने लगती हैं। नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास अर्थात सेंसरी डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चे के जन्म के समय से ही उसमें सोचने की क्षमताओं के उभरने से है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उसके सोचने के तरीके में गुणात्मक अंतर होता रहता है। सोचने के तरीके में यह बदलाव मानसिक संरचनाओं एवं अनुभवों की समझ के कारण होता है। नंबर 5 है भाषा संबंधी विकास अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका संबंध उन परिवर्तनों से है जो शिशु को दूसरों की भाषा समझने तथा जटिल वाक्यों को बोलने में समर्थ बनाते हैं। नंबर 6 सामाजिक विकास, जिसको हम सोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसका संबंध उन योग्यताओं के विकास से जो किसी व्यक्ति को समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने, लोगों के साथ संबंध का निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने में समर्थ होता है। नंबर 7 भावनात्मक विकास अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट क्या है देखते हैं। यह भावनाओं के उद्भव को संदर्भित करता है और उन्हें व्यक्त करने के सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को सिखाता है। नंबर 8 व्यक्तिगत विकास अर्थात पर्सनल डेवलपमेंट। यह स्वयं को संदर्भित करता है। इसमें उसके अपने विचार का विकास शामिल होता है कि वह कौन है, उसके पास क्या व्यक्तिगत प्रतिभाएं और कौशल है और अपने भविष्य के लिए उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। इसी को हम व्यक्तिगत विकास अर्थात पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये तो हमने देखा फ्रेंड्स क्या विकास के क्षेत्र। आई होप ये जो भी अभी हमने पढ़ा विकास के बारे में, वृद्धि और विकास देखा, विकास के क्षेत्र देखे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वृद्धि और विकास, ये जिसने भी सीटेट टेट किया है आप सभी जानते हैं, सभी सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स होंगे जिसने भी टेट या सीटेट कर रखा होगा उन सभी को पता होगा। हमारा जो बीएड जिन्होंने किया होगा तो उसमें ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो
प्लीज़ आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम, हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ इसको आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार जब हमारा ये चैप्टर जो हम ये कर रहे हैं ना, हम सीरीज़ कर रहे हैं क्लास 6 to 12 तक की, ये जब हमारी सीरीज़ हो जाएगी ना, तो इन सब चीज़ों को जैसे मैं टॉपिक वाइज भी आपको कराऊंगी अलग अलग से। जैसे वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, ये भी हम अलग से टॉपिक के रूप में करेंगे। बाल मृत्यु दर हमारा एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। विकास के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक बनते हैं, उन सारों को हम अलग से करेंगे एक बार। ये सीरीज़ तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल तो आप कह सकते हैं, फिर भी उतना डिटेल में नहीं जा रहा है जितना वर्ड टू वर्ड चीज़ें आपको समझानी चाहिए, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि सीरीज़ कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक बार आपको अच्छे से पूरा नॉलेज हो जाए, फिर जिस भी आपको पॉइंट में, जो भी टॉपिक में आपको डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हर चीज़ों को, हर कॉन्सेप्ट को आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर क्लास समझ में आ रही तो जाते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।